loan amortization. Alright, so first let me give you a very small, simple, quick example, and we'll prepare a proper loan amortization schedule and we'll understand what exactly it means. Just a moment. पुराना ही data ले लूँ. Okay. We are talking about a 5-year loan. So you are going to give me the EMI का amount. EMI मतलब annual लेंगे एक बार. 5-year loan, rupees 10,000, 9% rate. Compute the installment. Compute the installment. कैसे करोगे क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू. ये तो आता है अपने लोग को, amortization करके दिखाऊंगा, बट दिस यू ऑलरेडी नो. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. टेल मी हाउ डू वी गो अबाउट इट. सो वी हैव अ 5-year loan. दिस इज योर N. 10,000 इज योर PV. 9 इज योर I by Y. कुछ बचा? FV0, because we are going to be paying off 5-year loan of 10,000 present value today. 9% rate पे आप इसको payable मतलब मैं पूरा लोन को पे ऑफ ही कर दूंगा in 5 annual equal installment. Equal installment मतलब annuity. 5 annual equal amount regular intervals. तो अपने लोग को क्या करना है? Compute PMT. एक सेकेंड, सॉरी. कितना आया? 2570.92 is your PMT. Now how is this PMT working? This is what I want to show you through the loan amortization schedule. वो schedule कैसा होता है, कैसा दिखता है? Let's see. So you guys are going to be helping me with all the calculations. इट्स अ 5-year पीरियड. आपका जो ओपनिंग बैलेंस है लोन का, दैट इज इक्वल टू 10,000. दैट इज इक्वल टू 10,000. लेट मी ड्रॉ द कॉलम्स. इसमें है मेरे पास. लेट्स सी, इसमें हो जाएगा. सो ओपनिंग बैलेंस 10,000 है. ईयर 1 के स्टार्टिंग में अगर मैं टाइमलाइन के हिसाब से देखूं, सो टाइमलाइन के हिसाब से टाइम 0 पे आपने 10,000 का लोन लिया, राइट? सो यू रिसीव्ड 10,000. आपको 1 2 3 4 5 में एक अमाउंट क्या निकला अपना 2570 पे करना पड़ेगा 5 टाइम्स एंड योर लोन इज गोइंग टू बी रीपेड. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. 2570 5 बार का प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000. वैसे भी देख सकते हैं. 10,000 का अगर आज मैं डिपॉजिट करता हूं सपोज, तो 2570 मेरे को 5 बार मिलेगा. या 10,000 का लोन इफ आई एम टेकिंग टुडे, तो 2570 करके मेरे को 5 टाइम्स देना पड़ेगा एंड मेरा लोन पे ऑफ हो जाएगा. बट हाउ इज दिस 2570 वर्किंग? लेट्स ट्राई एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग. बी वेरी अटेंटिव ओवर हियर. बाद में लास्ट में टेबल लेना. अभी एक बार खाली इंटरैक्ट करो एंड आंसर्स दो. माई बिगिनिंग ऑफ द ईयर टाइम 0 पे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 इज टाइम 0. ओपनिंग बैलेंस मैंने 10,000 का लोन लिया था. पूरे साल के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है? माई इंटरेस्ट इज सपोज टू बी एट 9% रेट. 9% के हिसाब से 10,000 पे मेरा इंटरेस्ट अमाउंट कितना हुआ? 900. करेक्ट. 900 में मैंने कितना अमाउंट एक्चुअली पे किया है? अमाउंट पेड इज 2570 एंड मैं 0.92 को एक बार के लिए छोड़ दे रहा हूं. ठीक है. आई नो कि मेरा राउंडिंग ऑफ एरर पूरा क्वेश्चन मिला करके 3 4 5 रुपीज वगैरह आएगा लास्ट में. Alright, so 2570 is the amount that I'm paying. 71 करता हूँ, थोड़ा राउंडिंग ऑफ बेटर होगा. 0.92 है ना, 2571 नहीं, लेकिन 0 से मेरा कैलकुलेशन विल बी इजियर.
2570 करता हूं, ठीक है, वो ठीक है, राउंडिंग ऑफ एरर होगा. I was supposed to pay an interest of 900. I actually paid 2570. What is the additional amount you have paid? 1670. अपने को 900 का इंटरेस्ट देना था, बट मैंने 1670 एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है. दिस एक्चुअली इज द प्रिंसिपल रीपेड. मैंने 1670 का प्रिंसिपल रीपे किया है, क्योंकि मेरे को तो खाली 900 देना था, तो 1670 का मैंने लोन ही चुका दिया. So my outstanding balance, outstanding principal is how much? This is 10,000 minus 1670. 10,000 minus 1670 is 8330. तो मेरा outstanding principal अब 8,330 है. तो 2570 जो था, obviously you're paying more than the interest. अगर 900 पे करते तो यहाँ पे outstanding balance कितना होता? 10,000. फिर ये simple interest का question हो जाता. अगर अपने 900 ही पे करते एवरी ईयर, तब तो आप खाली इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो ना. 10,000 का लोन लिया, एंड इफ यू आर पेइंग 900 एवरी ईयर, यू आर पेइंग इंटरेस्ट. आपने लोन कुछ पे ऑफ ही नहीं किया है, तो 5 इयर्स के एंड पे 10,000 ही आउटस्टैंडिंग रहेगा. बट द क्वेश्चन ओवर हियर व्हाट वी आर सेइंग इज कि 10,000 का लोन लेके मैं 5 इक्वल अमाउंट्स में पूरा लोन को ही पे ऑफ कर दे रहा हूं, एंड दैट अमाउंट, दैट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल. So this amount is going to be constant 2570. एक्चुअली एक लास्ट रो भी चाहिए. दिस इज अ कांस्टेंट 2570, करेक्ट. यही अमाउंट पे कर रहे हो ना 5 टाइम्स. अभी मेरा ओपनिंग बैलेंस इज 8330. साल के स्टार्टिंग में तो यही बैलेंस था, बिकॉज यू पेड 1670 का प्रिंसिपल ऑलरेडी. इतना का अगर आपने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो मैं पूरा 10,000 पे वापस इंटरेस्ट थोड़ी दूंगा. मैंने कुछ पार्ट ऑफ द लोन चुका दिया है. सो अभी मेरा 8330 बचा है. 8330 के ऊपर में 9% इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा? 750, 749 पॉइंट समथिंग. 750 का मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आया. इंटरेस्ट कॉस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट कॉस्ट अगर देखोगे, दिस इज कॉलम 1, सो दिस इज 1 into 9%. यही तो है ओपनिंग. जो भी साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, उसका 9% पे करना है. ये जो अमाउंट पेड है, ये तो पीएमटी है जो आप रेगुलरली पे कर रहे हो. ईएमआई इसको इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज ये मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट कॉलिंग इट एज ईएमआई, बट ये ईएमआई टाइप का ही काम कर रहा है. टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? प्रिंसिपल रीपेड क्या हो गया? दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस माइनस दी प्रिंसिपल रीपेड. ये मेरा, सॉरी, प्रिंसिपल रीपेड इज पीएमटी माइनस इंटरेस्ट. इतना इंटरेस्ट पे करना था, इतना आपने पे किया है, तो जो एक्स्ट्रा पे किया है वो प्रिंसिपल रीपेड हुआ. सो दिस इज 3 minus 2. दिस इज योर फोर्थ कॉलम. फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू 3 minus 2, करेक्ट. और ये जो प्रिंसिपल रीपेड हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस से माइनस करोगे, सो 1 minus 4, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था माइनस जो आपने ओवर पे किया है. सो 8330, 750 इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने 2570 दे दिया, तो अभी मेरे पास कितना एक्स्ट्रा मैंने पे किया है? 1820. सो इफ 1820 आई एम पेइंग, इन दैट केस 8330 में से 1820 का प्रिंसिपल चुका दिया, तो एंड ऑफ द ईयर कितना बचा मेरा प्रिंसिपल? 60 नहीं, 6510, राइट. 6510. 8330 साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था. उस पे पूरे साल मेरा 750 इंटू 750 इंटरेस्ट बना. साल के एंड में मैंने 2570 पे किया. साल के एंड में 1820 मैंने एक्स्ट्रा पे किया. साल के एंड में मेरा प्रिंसिपल बैलेंस 6510 बना. दैट बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर. जो साल के एंड में बैलेंस है, वो साल के नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग का बैलेंस हुआ. दिस इज एंड ऑफ ईयर 2 और बिगिनिंग ऑफ ईयर 3. दैट इज एंड ऑफ ईयर 2, दैट इज बिगिनिंग ऑफ ईयर 1. मतलब ये y0, y1, y2, y3, y4 है टेक्निकली. ये y1, y2, y3, y4, y5 होगा. आई होप देयर इज नो डाउट एंड देयर इज नो कंफ्यूजन. ठीक है. 6510 पे अगेन 9% इंटरेस्ट कितना बनेगा? 586. 586 का इंटरेस्ट है, उसमें से मैंने 2570 लेकिन पे कर दिया है. सो हाउ मच हैव आई ओपन? 1984. बैड ईयर एनीवेज.
1984 इज दी प्रिंसिपल ओवरपेड। 6510 में से 1984 अगर पे कर दिया है तो कितना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बचा? 4526। 4526 का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। 1984 आपने ओवर पे किया, 6510 में से कुछ मैंने अपना इंटरेस्ट पे किया और कुछ मैंने अपना उधार चुकाया। दैट इज व्हाट इज वर्किंग। पार्शियली थोड़ा थोड़ा करके आई एम पेइंग ऑफ माई इंटरेस्ट। 4526 मेरा पेंडिंग है, उस पर अगेन आई हैव टू पे अ इंटरेस्ट ऑफ 9%। 407. My interest rate is constant, but the interest amount is changing. If you notice, why is the interest amount changing? Because my principal amount is changing. So if I have paid 2570 out of which 407 is for the interest, then how much is it left? 2163 का मैंने प्रिंसिपल रीपे किया, तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? 4526 माइनस 2163, दैट इज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। इतना मैंने अपना प्रिंसिपल ओवर पे किया। लोन ओवर पे कर रहे हो ना, तो ये कितना बचेगा लोन अमाउंट? 2363। अब 2363 पे आइडियली इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 212। 212 213 आ रहा है तुम लोग का, लेकिन दिस माइनस दिस कितना है बताओ? 207। तो मैं इसको 207 लिख रहा हूं, 207, क्योंकि वो जो मेरा 5 का 6 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑल द राउंडिंग ऑफ एरर्स आई हैव टेकन ऑल थ्रू आउट। मैंने ये माइनस ये एक राउंडिंग ऑफ एरर के कारण ये थोड़ा सा बैलेंस कर दिया है। इसका 9% वुड बी 213, बट आई एम नॉट टेकिंग 213। मैं दिस माइनस दिस करके बैलेंस 207 लिखा, तो मेरा प्रिंसिपल रीपेड कितना हो गया? ये 2363 हो गया, और 2363 प्रिंसिपल रीपेड है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज 0। Why am I doing this? Because मेरा राउंडिंग ऑफ एरर हुआ है। इफ यू टेक एग्जैक्टली 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर, तो आपका ये 207 की जगह 212.98 आता या 212.99 आता, इस तरह का कुछ आता। बिकॉज स्टार्टिंग से इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2570.92 कोई 5 बार कर लो ना, $5 तो ऐसे ही आ गया, ₹5 तो ऐसे ही आ गया डिफरेंस। यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी विथ मी? नाउ लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। मेरे को 3-4 वैल्यूज पहले बताओगे आप लोग। 2570 इंटू 5 कितना होता है बताना? 2570 इंटू 5 कितना होता है? 12,850। आपका लोन अमाउंट कितना था? 10,000। आपने उसके लिए कितना पे किया है? 12,850। 2850 एक्स्ट्रा पे किया ना टोटल 5 सालों में। यू रिसीव 10,000 एट टाइम 0। You've paid 2570 5 times over 5 years. So how much have you paid? 12,850 पूरा टोटल पेमेंट है 5 साल में। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कर रहा है यार, ये तो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हो। टोटल पेमेंट 5 सालों में कितना किया आपने 5 years में? 12,850, आउट ऑफ विच 10,000 का आपने लोन लिया था। 2850 घर से एक्स्ट्रा गया है ना, वही तो इंटरेस्ट है। ये जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट आएगा ये 2850 आना चाहिए आइडियली। ये जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट है वो ये 2850 आना चाहिए, और ये जो प्रिंसिपल रीपेड है ये 10,000 आना चाहिए। लॉजिकली सोचो, ये 2570 माइनस ये करके ये निकाल रहे थे ना, अल्टीमेटली 10,000 का लोन देने के लिए टोटल अमाउंट दिए हो, मतलब 2850 जो एक्स्ट्रा दिए हो दैट हैज टू बी द इंटरेस्ट पोर्शन। अगर ये 2850 इंटरेस्ट पोर्शन है, प्रिंसिपल रीपेड तो 10,000 का ही तो अमाउंट को 0 बना रहे हो लास्ट में, तो ये तो 10,000 ही होना चाहिए प्रिंसिपल रीपेड का कॉलम। लोन एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यू विल स्टडी व्हेन यू लुक एट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑल। एमोटाइजेशन मतलब धीरे धीरे उसको खत्म करना। यू एमोटाइजिंग, कॉस्ट एमोटाइज करते हैं। आपने सपोज एक गाड़ी खरीदा, उसको 10 साल यूज किया, तो गाड़ी एक बार पैसे देके खरीद रहे हो, बट यू यूजिंग इट फॉर 10 years, सो वी यूज अ टर्म कॉल्ड डेप्रिसिएशन फॉर इट। Suppose you buy a license. I'm not talking about your driver's license or something. I am talking about, let's say, कोई liquor license और कुछ ढंग का चीज़ बोलता हूँ, कोई business license, कोई franchise license खरीद लिया आपने, परमिट टाइप का कुछ, कि 5 साल तक ये माइनिंग का परमिट है कि इस लैंड में माइनिंग कर सकते हैं। तो वो जो लाइसेंस है दैट इज गिविंग यू द एबिलिटी टू अर्न। सपोज यू पेड 10 लाख रुपीज टू बाय अ लाइसेंस। When you're looking at, सॉरी, लीज भी, हाँ, बट वो अलग है, अभी उसमें वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। सो इफ आई एम लुकिंग एट अ लाइसेंस ऑफ समथिंग विच इज, यू नो, आई पेड 10 लाख रुपीज फॉर 5 years, तो लाइसेंस का कॉस्ट को एमोटाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि उस लाइसेंस के कारण आप 5 years तक अर्न कर रहे हो या 10 years तक अर्न कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट इज नॉट वन टाइम कॉस्ट ना, दैट कॉस्ट सपोज टू बी एलोकेटेड ओवर ईयर्स।
सो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स डोंट गेट इरिटेटेड विद दैट, इट्स ओके. धीरे धीरे वी विल लर्न ऑल दीज टर्म्स एंड ऑल. सो ओवर हियर ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो लोन यूज किए हो, ये लोन तो 5 साल के लिए यूज कर रहे हो. ये लोन को आप 5 साल में धीरे 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 करके पे ऑफ कर रहे हो पूरा. सो वी आर एमोटाइजिंग दिस लोन. एमोटाइजिंग मतलब अगर अपने ना 10,000 का लोन लेके 900 देते एंड लास्ट में 10,000 देते तो इट वॉज अ नॉन एमोटाइजिंग लोन. तब इसको क्या होता है ना, ये फिर आपका बलून पेमेंट बोलते हैं. ये सब टर्म्स धीरे धीरे सीखोगे. आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू विद टू मच इन द बिगिनिंग. वो खाली टर्म है और कुछ नहीं है. वो नॉन एमोटाइजिंग लोन है. लोन खत्म नहीं हो रहा उस केस में. आप 900 दो, 5th ईयर पे जाकर के पूरा 10,000 वापस करना पड़ेगा. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अपने लोग एक पार्शियली एमोटाइजिंग लोन करते. मैं बोलता कि देखो 10,000 का लोन ले रहे हैं, 3,000 मैं एंड ऑफ द 5 ईयर्स पे दूंगा, मेरा बोनस मिलेगा मेरे को. सो 5 ईयर्स में नाउ हाउ मच EMI डू आई हैव टू पे. ये अमाउंट कम होता कि ज्यादा होता? 2570 कम होता, क्योंकि अगर मैं 3,000 लास्ट में पे कर रहा हूं, मेरे को ये 10,000 को जीरो नहीं बनाना है, 3,000 बनाना है. अपने FV 0 डालते ना, ये FV 0 समझ में आया? दिस इज योर FV ऑफ द लोन दैट यू वांट. अगर 3,000 लास्ट में पे करना था तो वो 3,000 को FV डालते फिर. एनीवेज विल बट एक ब्रॉडली समझ में आ रहा है एवरीवन. So now what is happening? This is an amortization schedule. This is known as an इसको schedule क्यों बोल रहे हैं? Because 5 years में, each year में आपका जो amount paid है, what is the breakup between the interest and the principal? If you take a very long term loan, तो आपका interest जो है वो ज्यादा आएगा amount की कम आएगा? लॉन्ग टर्म लोन लोगे ज्यादा आएगा ना. जितना लंबा लोन है उतना धीरे धीरे लोन पे ऑफ हो रहा है. जितना धीरे धीरे पे ऑफ होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. लेट्स नोटिस अ फ्यू थिंग्स ओवर हियर फर्स्ट. नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कॉलम इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का कॉलम अगर आप देखोगे, दिस इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन और गोइंग अप? गोइंग डाउन विथ टाइम. द प्रिंसिपल रीपेड इज गोइंग अप और गोइंग डाउन? इट इज मूविंग अप. ये बढ़ रहा है ये फिगर. कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? योर अमाउंट पेड इज कांस्टेंट. योर अमाउंट पेड, दिस इज कांस्टेंट. यही तो PMT का लॉजिक था. इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स. एन्युइटी, ये एन्युइटी हो गया ना, इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल. यही तो PMT था तुम्हारा. तो ये जो इक्वल अमाउंट दे रहे हो उसमें से कुछ पोर्शन तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, बाकी का जो बच रहा है वो प्रिंसिपल रीपेड में एलोकेट कर रहे हैं. जितना इंटरेस्ट देना दिया, जो बचा अमाउंट ऑब्वियसली वो तुम्हारा लोन वैल्यू कम कर रहा है. नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, दिस इज डिक्रीजिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर, क्योंकि तुम जैसे जैसे लोन को पे ऑफ करोगे थोड़ा थोड़ा पोर्शन, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल गिरेगा ना. क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल गिरा तो गिरे हुए प्रिंसिपल के ऊपर में इंटरेस्ट कॉस्ट कम थी. अगर कम इंटरेस्ट कॉस्ट और अमाउंट सेम दे रहे हो तो प्रीपेड बोल रहा हूं, जो ओवर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है, जो प्रिंसिपल रीपे कर रहे हो वो बढ़ते जा रहा है. ये बढ़ते जा रहा है. ये बढ़ा, ये ज्यादा अमाउंट दिया तो ये और जल्दी कम हुआ. ये और कम हुआ तो इसके ऊपर इंटरेस्ट और कम हुआ. अब इंटरेस्ट और कम हुआ तो अगेन एलोकेशन टुवर्ड्स द प्रिंसिपल वाज मोर. छोटा सा चीज अगर ध्यान दोगे तो 750 का डिफरेंस कितना? 150. आई एम थिंकिंग ऑफ दैट मीन 750 माइनस 586 कितना होगा? 164. 586 माइनस 407 कितना होगा? सो यू आर सीइंग दैट द डिक्लाइन इन इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रेट पर. इंटरेस्ट 150 गिरा, फिर 170, 164 वट एवर गिरा, फिर 170 समथिंग गिरा. द फॉल इज ऑल्सो फास्टर. क्योंकि ये गिरा मतलब व्हेन यू आर पेइंग इंटरेस्ट, you are paying a part of principal, your principal is declining. On declining principal, interest again goes down because कम amount पे outstanding पे आप interest calculate किए हो. ये गिरा तो ये और ज्यादा allocate करोगे, और ज्यादा allocate किया तो ये और गिरा. पहले 1670 से principal कम किया, नेक्स्ट टाइम में 1820 से principal कम किया, नेक्स्ट टाइम में 1984 से principal कम किया. तो ज्यादा अमाउंट से principal कम कर रहे हो तो और इंटरेस्ट और ज्यादा गिर रहा है. इंटरेस्ट और ज्यादा गिर रहा है तो फिर और ज्यादा अमाउंट से principal कम हो रहा है. दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर ना. ये फिक्स है.
ये बिगर, इसको और कम किया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग को, तो फिर ये अमाउंट कम हुआ, ये कम अमाउंट पे वापस से इंटरेस्ट कम आ रहा है, और इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो और एलोकेशन टुवर्ड्स प्रिंसिपल हो रहा है. So when you're buying a house, a 30-year EMI or something for a home loan or a 5-year EMI for a car loan, so 5-year मतलब 120 months का ऐसा लिस्ट स्केड्यूल निकलेगा, आपके EMIs निकलेंगे, तो लास्ट में जाकर के एक जीरो बनेगा आपका प्रिंसिपल. Are you understanding this? And the total of your EMI is a constant payment. So you use that calculator, you see what is the total EMI into the number of months or the number of installments you have to pay. यहाँ पे annual installment रखा था, that is the total amount paid. ये total amount paid है, ये principal portion है. So total amount paid minus the principal is the total interest you have accrued and paid over the years. This is not a 1-year interest, this is over 5 years. And this minus this, of course, is the principal repaid, which is the principal, the loan, the outstanding balance. Tell me, are you 100% clear with this? So interest, this is also going to be, this is decreasing over time. क्यों decreasing over time? इसका फॉर्मूला क्या था? 9% of this. हाँ, assumption है कि interest rate is constant across 5 years. रियलिटी ऐसा नहीं होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, लेकिन आपका तो 5 साल का लोन का कॉन्ट्रैक्ट था. For you, it is going to be 9%. For you, it is going to be 9%. Are you understanding this? Clear, everybody? So ये जो 1 है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट इज डिक्रीजिंग ओवर टाइम. कांस्टेंट वैल्यू माइनस अ डिक्रीजिंग वैल्यू, मतलब दिस इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, दिस इंक्रीजेज ओवर टाइम. This increases over time, principal repaid, that is your outstanding principal then, which is decreasing. जितना ज़्यादा principal repay करते जाएंगे, outstanding principal गिरता जाएगा. समझ में आ रहा है how it is related? और principal गिरा तो गिरे हुए principal पे और कम interest तो और allocation towards principal repaid, और ज़्यादा allocation to repayment of principal तो principal और ज़्यादा गिर जाएगा outstanding. Amortization, this is a fully amortizing loan. Fully amortizing loan मतलब पूरा का पूरा 10,000 का अमाउंट जीरो बन गया है, शून्य. Totally, fully 100% amortizing loan. It's a fully amortizing loan. It's not partially amortizing. जो अपने सिंपल इंटरेस्ट करते, that is a non amortizing loan. amortize ही नहीं होता है, खाली इंटरेस्ट ही पे करोगे 900 every year. बोलो, following? This is a fully amortizing loan. The entire loan amount has been amortized. You have paid off through this equal monthly annual installment. अब समझ में आ रहा है? 2570 डिवाइड बाय 1.09, 2570 by 1.09 स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 is equal to 10,000. Getting it? Interesting? Take this down. I'll give you 2 minutes. All right, let's try a question now. अच्छा, उसके पहले कुछ बता देता हूं. यहां पर when I'm seeing 10,000 is at time 0 or time 1? 0. Time 1 पे वो 8330 बना. If I were to show you this figures, तुम लोग के पास लिखा हुआ, तुम लोग मेरे को बताओगे time 0, time 1, time 2. I know 5 तक जाएगा, but I'm not making पूरा. So time 0 पे the value was 10,000, correct? इस पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो 900 है. तुमने जो पहला 2570 दिया वो यहां पर दिया. यहां पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अभी भी 10,000 था. दिस वन यू पेड 2570 माइनस 900 प्रिंसिपल. यहां पर पेमेंट हुआ है ना, यहां पर 10,000 आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था. द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फॉर दिस एंटायर पीरियड इज 10,000. is 10,000. I hope this is okay. उसमें यहां जाकर के 2570 पे किया है. इस पूरे टाइम पीरियड का इंटरेस्ट 900 था. यू पेड 2570, एक्स्ट्रा कितना पे हुआ था? 1670, 1630, 1670. So 1670 minus, sorry, which is 1670. ये माइनस करोगे तो बचा कितना था? 8330. This 8330 is now the principal
फॉर दिस पीरियड, इस पीरियड के लिए तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आया था 8330 का 9%, विच वॉज 750। यहां फिर जाकर के तुमने 2570 पे किया है, यहां प्रिंसिपल रीपे होगा। आई होप दिस क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू योर टाइमलाइन एब्सोल्युटली क्लियर। इफ somebody wants to note this down, you do that. But this is how the timeline wise it is working. Whenever you people feel confused, make the timeline. This is the first year. This is the second year. Opening balance of first year time 0 पे हुआ, y0 पे. Closing balance of first year y1 पे हुआ. ये पूरा मेरा फर्स्ट रो ऑफ द स्केड्यूल था जो मैंने दिखाया था आपको. First row started with this opening balance, ended with this closing balance. Right? A simple question. 2570 5 बार का PV 10,000 है, yes or no? 5 बार 2570 का PV 9% पे ऑब्वियसली लोगे, वो 10,000 है, करेक्ट? 8330 का लोन आज के दिन अगर टाइम 1 पे देखोगे कितना लोन चुकाना बाकी है? 8330. इसको पे ऑफ करने के लिए क्या कर रहे हो? 4 बार 2570 दे रहे हो. सो दिस शुड बी द पीवी ऑफ 4 2570 अमाउंट्स. एस नहीं लिखता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा. ये जो 8330 है, अगर कैलकुलेटर में n इक्वल टू 4 I/y9 एंड PMT 2570 करके पीवी कैलकुलेट करोगे, सो दिस 8330 शुड बी द आंसर. लॉजिकली सोचो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है? 8330. इसी लोन को जीरो बनाने के लिए, पे ऑफ करने के लिए तुम 4 बार 2570 दोगे ना. यहां पे जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा, दैट विल बी द पीवी ऑफ रिमेनिंग पीएमटीज, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, विच इज वेरी लॉजिकल इफ यू सी. ये लोन को चुकाने के लिए तो 4 बार 2570 देने वाले हो तुम. The present value of these 4 2570s is equal to 8330. If that was not the case, तो तुम 8330 का लोन 2570 देके चुकाओगे कैसे? The whole objective is कि ये तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, एमोटाइज करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए पूरा का पूरा तुम 4 टाइम्स 2570 दो, नेक्स्ट 4 years में तुम्हारा लोन खत्म. करेक्ट? सो दिस हैज टू बी द पीवी ऑफ 2570. 4 टाइम्स 2570 का पीवी. Correct? So at any point of time, the outstanding principal at any time is equal to PV of remaining cash flows. ये तो अपने समझ ही गए, अब इतना टाइम से टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, that the value of anything is equal to the present value of the future cash flows. कोई भी चीज का वैल्यू, आज 8330 का वैल्यू इज इक्वल टू पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज. बोलो, क्लियर? श्योर? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं जानबूझ के. वील डू अ फ्यू कपल ऑफ सम्स एंड आई विल गिव यू लॉट ऑफ वेरिएशन इन दैट सिंगल सम. ठीक है? सो वील ट्राई, एंड ट्राई करने के लिए आई विल नॉट गिव यू मच टाइम बिकॉज वी विल डिस्कस एंड ट्राई. पहले एक प्लेन सम ही देता हूं फिर यहां तो.
ऑल दी ऑप्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, मतलब इससे इसका लेना देना नहीं है. आई हैव गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ऑलमोस्ट सब कुछ डाल दिया इस क्वेश्चन में. आई डोंट वॉन्ट यू टू डू द क्वेश्चन राइट नाउ. जस्ट थिंक व्हाट कैन बी डन, हाउ इट कैन बी डन. टेक 5 मिनट्स, जस्ट थिंक अबाउट इट. कुछ कैलकुलेटर पे आंसर निकालने का मैंने निकाल लो, बट अगर नहीं समझ में आए इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई विल डिस्कस. एक क्वेश्चन करूंगा फिर दूसरा तुम लोगों को करने दूंगा. बट एक बार के लिए जस्ट थिंक व्हाट कुड बी द अप्रोच. एटलीस्ट थिंक. Alright, let's see. So first of all, X wants to buy a house worth $675,000 with a 30% down payment. For the remainder amount, he is going to take a 20-year 9% monthly compounding loan. Compute EMI, which should be a very, very simple part of the question. So first of all, my PV also needs to be calculated. My present value is going to be 70% into $675,000. Is that okay? Because I'm taking a loan only for the 70% amount, right? 30% तो मैं पे कर दे रहा हूँ डाउन पेमेंट में. रिमाइंडर के लिए I'm taking a loan which is equals to 4,72,500. That is the loan amount I'm taking. Now your n is equal to 20 into 12, 240. Obviously तुम लोग 240 डायरेक्टली लिख पाओगे, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार. 20 ईयर का लोन है. I by y is equal to 9 divided by 12, which is 0.75. That's also okay because n is a number of periods and I by y is a rate per period. Correct? अच्छा, अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है. We'll assume it's a fully amortizing loan. Nothing is given, so we take FV is equal to 0. मैं पूरा का पूरा लोन पे ऑफ करूंगा. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 20 इयर्स इज सपोज टू बी इक्वल टू 0. ठीक है, यहां तक भी कुछ बचा है नहीं. सो नाउ कंप्यूट PMT, दैट विल बी योर आंसर. 4 सो आई हैव टू पे. और ये माइनस में आया होगा बिकॉज आज आप जब लोन ले रहे हो तो आपको 4,72,500 मैंने पॉजिटिव में डाला है. सो आई एम गेटिंग 4,72,500. आई हैव टू पे एन EMI ऑफ 4,251.21 एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 20 years इन ऑर्डर टू स्क्वायर ऑफ दिस लोन अमाउंट. इज दैट क्लियर? एकदम यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा किसी को. अच्छा, अगर मैं 4,72,500 को पॉजिटिव डालता तो 4,251 मेरा नेगेटिव डालता तो ये पॉजिटिव आता. दैट्स ओके. वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता. बैंक ये दे रहा है, बैंक को ये मिलेगा. दैट्स फाइन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तुम लोग के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो आई विल नॉट बी प्रॉब्ली मूविंग बैक एंड फोर्थ. कंप्यूट EMI इफ ही वांट्स टू एमोटाइज ओनली 80% ऑफ द लोन टेकन. मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, आपका जो घर का वैल्यू है, आप टाइम 0 पे लोन ले रहे हो 20 years का, करेक्ट? See, you have to now
start reading a bit also, in the sense that कई बार students का problem होता है, even when you're researching, you're analyzing data, analyst हो, जो भी काम कर रहे हो आप, at times क्या बोल रहा है, the perspective is not very clear what it's saying. You have to be comfortable reading this language. For example, you suddenly start reading a book on philosophy or a science journal or something, you'll have a challenge. So you have to start leveling up your reading to that aspect as well. So you have to start reading non-fiction. You have to start going through a little bit of news and all, so that you get comfortable with economics, business, management, finance related language, which is also very important for your career at large, irrespective of whether you're doing a job, business, whatsoever. So you have to start getting very comfortable. मतलब वो lines बहुत easily flow में आपको आना चाहिए. Reading बढ़ाना ही पड़ेगा आपको. So the question was that you had a house worth 6,75,000. I ended up taking a loan of only 4,72,500. इसका बोल रहा है कि 80% लोन एमोटाइज हो जाएगा 20 साल में. आई वॉन्ट टू बी एबल टू एमोटाइज 80% ऑफ द लोन टेकन. लोन टेकन कितना है? 675 की 4,725? 4,72,500. उस लोन टेकन का 80% एमोटाइज करना है. मतलब ईएमआई के थ्रू, जो आप ईएमआई पहले 4,251 दे रहे थे, उसके थ्रू मेरे को पहले क्या था, यहां पे कितना परसेंट लोन एमोटाइज हुआ? 100%. द एंटायर लोन वाज एमोटाइज्ड. 20 पे इस केस में आपका 0 बचा हुआ था, बट यहां पर है कि आपका 80% एमोटाइज हो जाए. 20% में भी आपका कुछ ग्रेचुइटी फैचुइटी कुछ मिलेगा 20 साल बाद ऑफिस से, उसके थ्रू अपने पे ऑफ कर देंगे अपना लोन अमाउंट. बोलो फॉलोइंग. सो 20% अनएमोटाइज छोड़ने का मन है मुझे कि 20%, 80% तुम एमोटाइज कर दो, 20% अपने बाद में देंगे, बल्क में पेमेंट करेंगे. ये पार्शियली एमोटाइजिंग हो गया लोन एक तरीके से, क्योंकि फुल एमोटाइज नहीं हुआ ना, पूरा लोन जीरो नहीं हुआ. 80% लोन जीरो कर दिया मैंने, 20% लोन बाकी रह गया मेरा, जो मैं एक डाउन पेमेंट करके दूंगा. योर ईएमआई इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज ऑब्वियसली. पूरा लोन चुकाते तो इतना ईएमआई देना है, अगर थोड़ा लोन चुकाओगे तो ऑब्वियसली कम ईएमआई देना पड़ेगा ना. बोलो, मेकिंग सेंस? सो नाउ the only change I have to do in the part 2 of the question, this FV equal to 0 is going to change. ये fully amortizing था 100% या फिर fully मानो अगर नॉन एमोटाइजिंग लोन होता तो पीएमटी होता ही नहीं. नॉन एमोटाइजिंग अगर लोन होता तो आज 4,72,500 लिया, यहां 4,72,500 दोगे, तो इन दैट केस मंथली क्या पे होता? 0.75% ऑफ दिस पे होता मंथली, खाली इंटरेस्ट. तब तो पीएमटी कैलकुलेट ही नहीं होता. इफ इट वाज अ जीरो एमोटाइजिंग लोन, एमोटाइज ही नहीं करने का है, लोन लिया पूरा 20 साल इंटरेस्ट देंगे, 20 साल के बाद पूरा का पूरा लोन अमाउंट एक बार में चुकाएंगे. इफ दैट वर द क्वेश्चन, देन 0.75% ऑफ दिस इज व्हाट आई हैव टू पे मंथली इंटरेस्ट में. बोलो फॉलोइंग. यहां पर 20% इसका कितना होता है? मतलब यू आर सेइंग दैट आई एम गोइंग टू पे एन ईएमआई एवरी मंथ फॉर 20 years एंड देन आई विल पे दिस और रिसीव दिस. पे दिस ना, मतलब ये जो अमाउंट होगा इसको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए आई एम गोइंग टू मेक इट -94,500. क्यों माइनस? प्लस करोगे गड़बड़. प्लस करोगे इसका मतलब टाइम 0 पे आई एम रिसीविंग अ लोन ऑफ 4,72,500 एंड 20 years पे आई एम अगेन रिसीविंग 94,500. रिसीव थोड़ी कर रहे यार, मैं 20 साल तक ये पे करूंगा, ये नेगेटिव है, ये पे करूंगा, और 20 ईयर के एंड पे एक बल्क पेमेंट ये करूंगा. दोनों पे कर रहे हो ना, इन दोनों का साइन प्लस और इसका माइनस, या इसका प्लस और इन दोनों का माइनस. आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज हैव टू हैव ऑपोजिट साइंस, दैट वी हैव टू रिमेंबर. So if I put FV as -94,500, then I will again compute PMT, which is 4,109.7. अब इसको देख करके मेरे को लग रहा है ये फालतू काम है, महीना का $100 और बचा लेंगे. Just by saving another $100, I don't have to make a bulk payment of $94,000 at the end of 20 years. मेकिंग सेंस? एंड जितना जल्दी लोन पे ऑफ किया उतना बेटर. एक सोच के देखो, सपोज आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है. फिक्स डिपॉजिट होता तो पहले लोन चुका देते अपने आइडियली.
There are people who will have a fixed deposit and they'll also have a loan amount. Why do they do that? Because they want to have some liquidity. But अगर आपके पास 1 लाख का लोन है और आपके पास 2 लाख का एफडी है, that does not make sense. आपके पास 1 लाख का लोन है और आपके पास 50,000 का एफडी है, that is also probably not making sense. हाँ 10, 20, 30,000 तक ठीक है, इमरजेंसी फंड के लिए एफडी है, वो समझ में आता है. एंड ऐसा नहीं कि आज एफडी बना 10,000 फिर बैंक में उठ के चले गए पे ऑफ करने, वैसा भी थोड़ा इरिटेटिंग है. बट नॉर्मली यू वुड वांट टू पे ऑफ योर लोन्स एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जाते रह रहा हूँ, मतलब आई नो आई एम सपोज टू गेट बैक टू द क्वेश्चन फर्स्ट. बट अगर मैं लोन लेके रखा हूँ, होम लोन बहुत बड़ा, एंड उसके बाद मैं इक्विटी मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, इट इज एज इफ यू हैव अ डेट ऑन अ पोर्टफोलियो. तुम लोन लेकर के रियल एस्टेट और इक्विटी में पैसे लगाए हो, तो सोचो एक बार. और उस डिबेट में बाद में आएंगे यू शुड बाय एंड लिव इन अ हाउस और यू शुड ओनली रेंट, फाइनेंशियल एक्सेल शीट, ये सब फालतू बहुत सारा चलता है ऑनलाइन विदाउट एनी रिगार्ड टू प्रैक्टिकलिटी, इमोशन एस्पेक्ट, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. सो इट कैनॉट, बिकॉज यू हैव टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. कहाँ पे है, किस जगह पे है, क्या अप्रिसिएशन, लॉट ऑफ फैक्टर्स. एनीवेज वो कोई और टाइम डिस्कस करेंगे. बट यहाँ समझ में आ रही है. हाँ बट ये सब एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इट्स गुड ना यार. $100-150 बचा के क्या ही फायदा है. $140 आई विल सेव एंड हैव टू पे 94,000 ओवर देयर. इतना बिग डील जंप तो आया नहीं मेरा इसमें. करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज व्हाट इट इज. ऑफ कोर्स टैक्स कंसिडरेशंस वो सब भी लेना होता है. वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एवरीबडी इज कंफर्टेबल. थर्ड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सो इस तरह का देयर कुड बी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस दैट कुड बी क्रिएटेड इन अ क्वेश्चन एंड दिस वेरी प्रैक्टिकल. Next, what is the amount to be paid if he wants to clear his loan after 10 years? मतलब ये बंदे ने लोन लिया, वो लोन लेकर के 10 साल खत्म हो गया, हाफ वे थ्रू. अभी वो बोल रहा है कि अगर 10th ईयर पे मेरे को मन नहीं है ये EMI पालने का, I want to pay off the loan and get out of the loan. So what is the amount he'll have to pay at the end of 10 years in order to leave the loan, in order to get out of the loan? What is the amount? नंबर नहीं, लॉजिक बताओ. व्हाट इज द अमाउंट? जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा दैट इज द अमाउंट. 10 ईयर्स पे अगर बोल रहे हो कि नहीं मेरे को लोन वोन और नहीं चाहिए अभी, आई वॉन्ट टू पे ऑफ द लोन इमीडिएटली, आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी मोर फॉर अनदर 10 ईयर्स. सो व्हाट डू आई पे टू द बैंक सो दैट माई लोन इज स्क्वेयर्ड ऑफ? जो भी आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, क्योंकि यहां पर आपने कुछ पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल तो रीपे कर दिया है. देयर इज अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल दैट हैज बीन रीपेड, देयर इज अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज येट टू बी पेड. तो यहां पर what is the amount that I will pay? That is the outstanding principal over here. That should be the answer, right? जो भी outstanding loan balance है, if I pay that off, I'm done. और वो कितना balance होगा amount? That is equal to the PV of remaining EMIs. ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे. How many were able to do this question? ये तो अपने how many were able to do this question? अपने डिस्कस किए थे ना कि कोई भी टाइम पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज अ रिमेनिंग कैश फ्लोस का पीवी. सो यहां पर व्हाट विल दैट बी? आपका n इक्वल टू 10 ईयर्स में 120 हो जाएगा ना. 10 ईयर्स का कैश फ्लोस बाकी है. सो n इक्वल टू 120. पीएमटी चेंज नहीं हो रहा है, पीएमटी आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है. FV is equal to 0. There is nothing left. मैंने बोला था कि ऑल द पार्ट्स आर इंडिपेंडेंट. इसका कंटिन्यूएशन नहीं है ये क्वेश्चन, राइट? सो आई वांट माय लोन टू बी पेड ऑफ, मतलब ये अमाउंट का ये कैश फ्लोज है, उसका पीवी आज के दिन पीवी इज इक्वल टू कितना आया? 335,597. क्या फालतू मिस्टेक किया तुम? 335,597.71 इज द लोन आउटस्टैंडिंग. एक बात देखो, 6,75,000 का आधा लोन कितना होता है? व्हाट इज द हाफ ऑफ 670? नहीं सॉरी, व्हाट इज द हाफ ऑफ 470 to 500? अपने लोन कितना का लिए थे? अपने लोन 470 to 500 का लिए थे. पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखा कोई को? 20 ईयर का लोन है, 10 ईयर पीरियड इज 50% ऑफ द टाइम. 50% ऑफ द टाइम में तुम्हारा 4,70,000 का खाली 3,35,000 हुआ है, 135 के आसपास तुमने पे ऑफ किया है. 470 का लोन में 1,35,000 प्रिंसिपल रीपे हुआ है खाली.
क्योंकि शुरुआत में द प्रिंसिपल रीपेड छोटा होता है क्योंकि इंटरेस्ट बड़ा होता है, धीरे धीरे प्रिंसिपल गिर रहा है। वो जो प्रिंसिपल गिरता है ना, वो ऐसे नहीं गिरता है, वो ऐसे गिरता है। ये शेप्स भी अपने सीखेंगे फिर एज वी मूव फॉरवर्ड। द प्रिंसिपल डज नॉट फॉल लाइक दिस विथ टाइम, द प्रिंसिपल फॉल्स लाइक दिस। तो तुम्हारा शुरू का 10 साल में इतना सही गिरा है, फिर 10 साल में ऐसे होता है। यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग नाउ। 20 ईयर का लोन पीरियड पर पहले 10 साल में भी सेम ईएमआई दे रहे हो, लास्ट के 10 साल में भी सेम ईएमआई दे रहे हो, बट फर्स्ट 10 ईयर्स में द प्रिंसिपल रीपेड इज बेयरली व्हाट, सॉरी इतना सर आ गए 1,35,000 के आसपास दिखा। 335 अगर तुम्हारा लोन आउटस्टैंडिंग है तो तुमने 10 साल में कितना प्रिंसिपल रीपे किया यार? 472 500 माइनस 335, 4,70,000 335 माइनस किया ना, 4,70,000 में 335 का लोन माइनस किया है। अरे रफ फिगर्स बता रहा हूं, 135 का ही तो लोन वापस किया है आउट ऑफ 4,70,000 का लोन। 30% प्रिंसिपल अप्रॉक्स जो भी है कैलकुलेट कर लेना, दैट इज द परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल रीपेड इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। 70% प्रिंसिपल विल बी रीपेड इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जबकि तुम्हारा ईएमआई का अमाउंट सेम है एवरी ईयर। बोलो, यू आर कंफ्यूज्ड? नहीं, बोलो बोलो, आराम से बोलो। 10 ईयर्स पे द क्वेश्चन वाज कि 0th ईयर पे आपने लोन लिया था 20 ईयर्स का, 10 ईयर्स पे अपने अभी बोल रहे हैं कि अपने को 10 ईयर्स पे लोन चुका देने का है, वी डोंट वांट टू कैरी द लोन, सो हाउ मच मनी डू यू हैव टू पे टू स्क्वायर ऑफ द लोन। जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा 10th ईयर पे वो पे ऑफ करना है ना लोन के लिए। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। सो 10th ईयर पे कितना ईएमआई बचा है 10 ईयर्स का? 12 ईएमआई पर एनम, तो 10 ईयर्स का 120 ईएमआई, 120 ईएमआई का पीवी निकाले अपने, दैट इज 3,35,000। तुम्हारा 472 का लोन था। अभी इसका अगर एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओगे, जो लोग को मन है प्लीज एक्सेल में जाके बनाना ना घर पे, थोड़ा कोशिश करो, एक्सेल वगैरह स्किल स्ट्रांग रखो। कितना 240 लाइंस का ईएमआई बनेगा वो एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। 120th लाइन पे जाकर के जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल देखोगे, दैट इज 3,35,000। हाउ मच आर यू पेइंग? इफ यू आर लुकिंग एट द पेमेंट बेट, यहां पर कितना पे कर रहे हो? यू आर पेइंग 120 इंटू 4251। यहां पे हाउ मच आर यू पेइंग? अगेन 120 इंटू 4251। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट तो यही है। 4251 का ईएमआई 10 साल में 120 ईएमआई है, 10 ईयर्स में 120 ईएमआई है, राइट? दैट इज व्हाट योर ईएमआईज आर ऑन बोथ द केसेस। बट इसका द पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल रीपेड इज बेयरली एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंडिंग। बिकॉज प्रिंसिपल क्या हो रहा है, अपने बात किए थे, याद करो कि प्रिंसिपल पहले धीरे धीरे कम गिरता है, फिर बाद में ज्यादा गिरता है। इफ यू रिमेंबर माई स्केड्यूल, इंटरेस्ट 150 का इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट और कम हुआ, फिर और कम हुआ, ये ज्यादा गिर रहा है इंटरेस्ट। द प्रिंसिपल रीपेड इफ यू सी दिस, इसका इंक्रीज कितना है? प्रॉब्लम है तो ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस? 1820 माइनस 1670, मतलब आई हैव रीपेड 150 और प्रिंसिपल कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये वाला बताना कितना है? आई हैव रीपेड 164 एक्स्ट्रा प्रिंसिपल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये कितना है? 179। एवरी ईयर आई एम रीपेइंग मोर अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल देन व्हाट आई रीपेड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 1670 पे किया, इस बार 1820 पे किया, 150 ज्यादा। तो इस बार का 150 से भी ज्यादा 164, मतलब लास्ट ईयर जितना तो रीपे कर रहा हूं और ज्यादा रीपे किया। इस बार 150 ज्यादा रीपे किया, इस बार 164 ईयर। एवरी टाइम यू आर रीपेइंग इवन मोर देन व्हाट यू हैड रीपेड लास्ट ईयर। तो प्रिंसिपल इज फॉलोइंग फास्टर लेटर ईयर्स में, धीरे, यहां धीरे है, फिर बाद में और जल्दी जल्दी गिर रहा है। ये सब ग्राफ्स वील स्टडी। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी पढ़ोगे, मॉर्गेजेस पढ़ोगे, देयर इज सो मच यू नो दैट वी हैव, एंड देन यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस। अब सोच के देखो, देयर आर पीपल आई नो आई हैव इंटरेक्टेड विद इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आल्सो, एंड नॉन फाइनेंस पीपल, फाइनेंस लोग भी थोड़ा बहुत गलती करते हैं, एंड एफडी में डाल दिया, होम लोन का ये 20 ईयर का लोन लेके 30 ईयर का पता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन अ 20 ईयर लोन और अ 30 ईयर लोन कैन चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ दिस। वेदर शुड आई रीपे माई, अभी तुमको लगेगा कि हम हॉलिडे कर रहा है, हॉलिडे मतलब बोनस मिला है साल के एंड में, हम उससे अपना फॉरेन टूर मार देगा, आईफोन खरीद लेगा। सो अगेन आई मीन
I'm not commenting that way. You also see that I'm buying a car, I'm buying a holiday, I'm buying a phone. What is the number of months of your expense that product you're buying? That phone is equal to 1 month income, 20 days income, 3 months income. आप जो गाड़ी खरीद रहे हो, that is equal to 1 month income, 2 month income, 10 month income, 1 year income. 1 year income से ऊपर गाड़ी खरीद रहे हो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हो. मेरे हिसाब से 6 months is also too much. You understanding? So you calculate things. So how much should I spend? Anyways, वो पूरा personal finance and all में भी घुसेंगे. But it's wonderful to learn all these things, to understand. ये सब analysis करना, ये सब चीज़ समझना is very very important, very pertinent. Not just from a sum point of view, but from a logical point of view. Next question. What is the EMI if he wants 50,000 from his bonus at the end of 5th year to pay a part of his loan? New EMI. मतलब मेरा लोन टर्म चेंज नहीं हो रहा. 50,000 5th ईयर ना. 5th ईयर एंड बोला या बिगनिंग बोला? एंड बोला. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज टाइम 0 पे मैंने 4,72,500 का लोन ले लिया है. 20 ईयर्स का मेरा लोन है. 5 ईयर्स तक मैंने शांति से EMI पे किया है 4251.21 करके. करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग यू तुमको ऑफिस से बोनस मिला यहां पर एंड तुम्हारा जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था उससे मैंने 50,000 अपना लोन प्रीपे किया. सो दिस इज द न्यू प्रिंसिपल. Obviously, the idea was that I want to reduce my remaining EMI for the remaining term. The question is saying कि खाली मेरा EMI कितना गिरेगा. I will assume मेरा rate same रह रहा है, मेरा remaining tenure same रह रहा है, right? So I have to calculate the new EMI. So how do we do this question? The first thing is you need to find out the outstanding principal amount. Outstanding principal को कैसे calculate करोगे? N is equal to 15 into 12. 15 ईयर्स बाकी है ना. जो खत्म हुआ है वो नहीं, पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लो होता है. करेक्ट. 5 ईयर्स के बाद में 15 ईयर्स बचा है तो 15 इंटू 12 आई बाय वाई सेम है. PMT इज 4521.71 राइट. हाँ. Which is? Nobody has done this? 445810.80. 4,70,000 खाली 4,40,000. तुम barely 20-30,000 रुपया मतलब कितना 470 से 445 आए हो. barely you paid what $25,000 का लोन in 5 years. 5 साल में खाली $25,000 पे हुआ है. दिख रहा है? The payment speeds up later years में प्रिंसिपल का. अब ये 445,810 में से 50,000 रीपे किया तो न्यू प्रिंसिपल बैलेंस कितना है? ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन था. तुम बैंक के पास गए, भाई मेरे को बोनस मिला है, मैं फालतू फिजूल खर्च नहीं करूंगा. यू टेक द बोनस एंड प्लीज रिड्यूस माई आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. सो माई न्यू प्रिंसिपल इज 445,810.81 सॉरी माइनस 50,000 विच इज दिस इज योर न्यू प्रिंसिपल. अब ये इसको तुमको पीवी डालना है क्वेश्चन में एंड यू हैव टू कंप्यूट PMT. तुम्हारा n सेम रहेगा 15 इंटू 12. आई कैन जस्ट ओवरराइट दिस वैल्यू. मैं पीवी को ओवरराइट करके न्यू PMT कंप्यूट करूंगा. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट यू प्लीज पुट n i by एवरीथिंग अगेन. नहीं सॉरी PMT. अच्छा कंप्यूट PMT करे. ठीक है. FV 0 है, PV ओवरराइट किया, N I by सेम है, कंप्यूट PMT किया. हाँ ठीक है, आ जाएगा. ये N 15 क्यों होता है? जैसे एंड ऑफ 15 ईयर्स हुआ ना. एंड ऑफ 5th ईयर है. अच्छा ठीक है, इसका ये कंफ्यूज हो गया. एंड ऑफ 5th ईयर है. कौन सा खत्म हुआ? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 1 2 3 4 5. 5 से 20 काउंट कर लो, 15 ईयर्स होगा. एक हाँ कुछ गलती किया है क्या गलत लिखा? वो 4251 सॉरी 4251 4521 नहीं दिया. 4251.21 सॉरी
419,140.7, तब तो ये भी चेंज होगा, एक गलती पूरा गड़बड़ कर दिया। 419 मतलब 9 चलेगा वैसे, डेसिमल इज नॉट एन इशू इन दिस बिगर नंबर। कंप्यूट पीएमटी 3744, ठीक है, पॉइंट चलेगा, छोड़ो। 0.1, 0.57, बस दूसरा कोई और एक आंसर दो। So your EMI reduced from 40 to 51 to 3744, almost a $500 kind of a saving. 0.7, ठीक है, 0.1, 0.5, 0.7 छोड़ दो, डेसिमल नहीं माथा लगा रहा। Tell me, are you following this? So after you compute PV for the first time, all you need to do is rewrite PV as this and compute PMT. That's it. पूरा डिलीट नहीं करना होगा, क्लियर टीवीएम करके वापस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद सोचो कैसे, एन आई बाई वाई चेंज हुआ नहीं, पीएमटी तो तुम कंप्यूट ही करोगे, तो उसको तुमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। एफ बी 0 है, पीवी तुमने चेंज कर दिया, अब कंप्यूट पीएमटी किया। एंड अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते तो दोनों तरीके से ट्राई करो। शुरुआत में प्रैक्टिस लाइक दैट आई कैलकुलेट बाय डूइंग क्लियर टीवीएम, आई नो दैट इज द आंसर, देन विदाउट क्लियर टीवीएम लेट मी कैलकुलेट द आंसर। हम लोग ने एंड ऑफ क्वेश्चन में लिखा है एंड ऑफ 5th ईयर, एंड ऑफ 5th ईयर इज 4 to 5, फर्स्ट ईयर इज 0 to 1, सेकेंड ईयर इज 1 to 2। बिगनिंग ऑफ द 5th ईयर नहीं, एंड ऑफ 5th ईयर किया है, कैसे बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर हुआ? 1 2 3 4, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर, एंड ऑफ 5th ईयर इज 5। बोलो क्लियर? डन टिल हियर? Let's see what is your next part of the question. What is the principal portion and interest portion paid in 7th month and 7th year? Again, original question. The parts do not have any implication. ठीक है? Let's see. कितना लोग किया ये? ठीक है. Time 0 पे you took a loan. It's a 20-year loan. I'm doing the question first for the 7th month. Everybody with me? ध्यान दो, इधर दो। 7th month 6 to 7 है कि 7 to 8 है? 6 to 7 is a 7th month. 0 to 1 is a first month. 0 से 1 is a first month. तो 6 to 7 is the 7th month. This is okay? 7th month का EMI कितना? 4251 था कि 4251 था? 4251. 4251.71. This is your 0.21 is the EMI paid. इसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट का ब्रेकअप मांग रहे, तो इसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट का ब्रेकअप मांग रहे। दैट इज ऑल दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। करेक्ट एवरीबडी? सो नाउ इसका इंटरेस्ट का EMI का ब्रेकअप के लिए फर्स्टली आई नीड आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। यहां पे इधर का जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा, द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑन दिस डेट इज अ पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लो। 6th दिन मतलब इस दिन जो EMI है उसका मत ले लेना, वो तो EMI मिल चुका, प्रिंसिपल मेरा गिर चुका आज के दिन। रिमाइंडर कैश फ्लो के लिए होगा ना। टोटल आपका 6 EMI इज कंप्लीट, मतलब मैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के लिए n इक्वल टू 240 माइनस 6 करने का है, 234 EMIs एंड कंप्यूट पीवी, पीएमटी डालो, आई बाय वाई तो पता ही है तुमको। एफ पी बाई डिफॉल्ट 0, उसको डालने का जरूरत नहीं है वैसे। कंप्यूट पीवी, व्हाट इज द आंसर? 4 8.88 is that the answer? 4,68,175.88, that's the outstanding principal. अभी इसको करने का 2 तरीका है। Guys, attentive over here. So this is the outstanding principal on this date. इसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ के लिए कितना होना चाहिए? 0.75%. This should be the interest for the next month.
which is equals to 3511 point. This is the interest for the 7th month. If this is the interest for the 7th month, the principal repaid will be how much? The principal repaid is equal to total amount कितना पे किया मैंने 4251.21, उसमें से इंटरेस्ट पोर्शन कितना था 3511.31. दैट इज द आंसर, दैट इज द प्रिंसिपल रीपेड. मैंने ईएमआई कितना पे किया 4251.21, उस महीने का इंटरेस्ट कितना था 3511.31. सो जो भी बैलेंस हुआ वही प्रिंसिपल रीपे हुआ होगा ना. बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर? मैं आपको बीच में से कोई भी एक लाइन का क्रिएट करने, डेटा क्रिएट करने बोल रहा हूं. क्या बज रहा है? मेरा ही फोन बज रहा है. सो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग? आई एम आस्किंग यू कि सपोज मैंने तुमको इसमें 6th मंथ का डेटा मांग लिया, तुम बैठ के थोड़ी वापस से पूरा टेबल बनाने बैठोगे. व्हाट इफ आई आस्क यू कि 120th मंथ का, 140th मंथ का, व्हाट इज द प्रिंसिपल इन ईएमआई, इंटरेस्ट एक्सेट्रा? व्हाट डू आई नीड? ऑल आई नीड इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू 0.75%, मेरे को इंटरेस्ट पोर्शन मिल गया. ईएमआई कांस्टेंट है एवरी ईयर, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पोर्शन, प्रिंसिपल रीपेड पोर्शन मिल गया उस टाइम का. तुम मेरे को 240 लाइन का डेटा था ना 20 इयर्स में, 240 लाइंस का डेटा है तो मेरा एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, तुम जो लाइन बोलोगे उसका निकाल के मैं अलग से बना दूंगा डेटा. ऑल आई नीड इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. उस मंथ का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बिगिनिंग क्या, दैट इनटू 0.75% इज माय इंटरेस्ट ऑफ दैट मंथ, और EMI minus that amount is my principal repaid for that month. Simple. All I need is the starting point, the outstanding balance, which is the PV of the remaining future cash flows. That's it. And you give me any line in the schedule and I will create that line for you, that single line for you. Right? Okay. So 3511.31 is the interest portion and the remaining, ये principal repaid आ गया. एक और तरीका है प्रिंसिपल रीपेड का निकालने का. आई कैन कैलकुलेट, हाँ, दैट इज आई कैन कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. यहां पर जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल यहां और यहां है उसका जो डिफरेंस है दैट इज अ प्रिंसिपल रीपेड. इसको तुमने 240, ये 234 है ना, 233 डाल करके पीवी जो निकालोगे दैट इज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट मंथ 7. यहां का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो प्रिंसिपल रीपेड है. प्रिंसिपल जो गिरा है वही तो, जो उसका जो डिफरेंस होगा जितना प्रिंसिपल गिरा है दैट इज अ प्रिंसिपल रीपेड. यू कैन कैलकुलेट इट दैट वे ऑल्सो. और प्रिंसिपल रीपेड को ईएमआई से माइनस करो तो भी इंटरेस्ट निकल जाएगा. यू कैन डू इट इन आइदर वे. ये मेथड खुद करना, आई एम नॉट डूइंग इट. बोलो क्लियर एवरीवन? ये मेथड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाने वाला हूं एक्चुअली. Everybody okay till here? Next question was 7th year, मतलब 6 and 7 years. This time 0. This time 0. 6 year, Y6 and Y7. Not month 6, month 7. इसके बीच में कितना EMI पे किया आपने? 12 EMI. अब ये 12 EMI का बोल रहा है कि what is the principal repaid and what is the interest portion. कौन कौन बेवकूफ नहीं बोलूंगा, सॉरी, कौन कौन बुद्धिमान लोग यहां पर 9% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल किया बताना. देयर विल बी पीपल, यू नॉट एक्सपेक्टेड, यू डन दिस. बाकी लोग कोई किया ही नहीं है क्या क्वेश्चन? 0.75% ऑफ व्हाट? ऑफ दिस, एंड उसको इंटू 12. तो क्या किया? हाँ, तो इंटरेस्ट पोर्शन 12 EMI का कैसे निकाला तुम? हाँ हाँ हाँ, रबिश. हाँ, अरे समझो, अंडरस्टैंड गाइस,
द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग ओवर हियर इज यू आर अज्यूमिंग कि मेरा प्रिंसिपल कांस्टेंट है y6 से y7 के बीच में. ऐसा थोड़ी हो रहा है. y6 पे जब तुम ईयर 6 पे हो, तुम 6 ईयर 1 मंथ पे कुछ प्रिंसिपल पे हुआ, कुछ इंटरेस्ट पे हुआ, तुम्हारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग चेंज हो गया. फिर 1 मंथ, इट्स अ मंथली EMI, इट्स नॉट एन एनुअल स्कीम. इट्स नॉट एन एनुअल स्कीम, राइट? 6 ईयर 1 मंथ पे तुम्हारा क्या इज योर प्रिंसिपल कांस्टेंट इन 6 to 7 ईयर के बीच में? हर महीने EMI जा रहा है, उसमें से कुछ पोर्शन इंटरेस्ट है, कुछ पोर्शन प्रिंसिपल रीपे है. एवरी मंथ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज चेंजिंग. Your interest cannot be calculated at 9% of the outstanding principal on year 6. You can't do that. या तो तुम 12 लाइन्स ऑफ डेटा बनाओ, y6 पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकाल लो, फिर 12 लाइन तक बैठ कर बनाओ, फिर टोटल इंटरेस्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट कॉलम, प्रिंसिपल रीपेड कॉलम, उसे फालतू टाइम पास करना पड़ेगा. You're understanding? The principal balance is not constant during that 1 year. You can't do outstanding principal into 9%. और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इंटू 0.75% इंटू 12, एक ही बात हो गया, 9% ही हो गया. यू कैन डू दैट. योर प्रिंसिपल बैलेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट डू यू डू? तुमको क्या करने का है? y6 पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल माइनस y7 पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. दैट्स द आंसर. ऑब्वियसली प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग यहां बड़ा है, यहां छोटा है यार. You're paying off principal ना धीरे धीरे. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल गिर रहा है. ईयर 6 पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल माइनस ईयर 7 पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल रीपेड. यहां इतना लोन बाकी है, यहां इतना लोन बाकी है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वही तो रीपे किया होगा इसके बीच में. सो ऑल आई हैव टू डू इज n इक्वल टू 234 लेके कंप्यूट पीवी, एंड यहां n इक्वल टू 234 माइनस 12, 222 ही होगा. 13 इंटू करो ना एक बार, 13 इंटू 12. नहीं, कुछ गलत कर रहा हूं मैं. y6 14 ईयर्स लेफ्ट, 13 ईयर्स. ये कितना था? व्हाट वाज दिस? 168 14 years into 12 168. तो पिछला क्वेश्चन में कुछ गलती किया था क्या मैंने? पिछला, अच्छा 6 मंथ था. सॉरी माय मिस्टेक. n इज इक्वल टू 6th ईयर में कितना ईयर्स बाकी है? 14 ईयर्स. दिस 14 इंटू 12 168. 7th ईयर में कितना ईयर्स बाकी है? 13. सो दिस इज 13 इंटू 12 156. यू कंप्यूट 2 PVs, उसका डिफरेंस इज द आंसर. PV में सब EMI घुसा हुआ है. अब योर क्वेश्चन विल बी इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? Total EMI minus. Yes, so interest will be total EMI, that is EMI into 12. EMI into 12, that is the total EMIs paid. एक साल में कितना पे किया आपने? 12 EMIs. EMI तो कांस्टेंट है. 12 into EMI is what you paid in the entire year. इतना आपका प्रिंसिपल रीपेड है जो निकल गया अपना. तो जो बैलेंस होगा वही तो आपका इंटरेस्ट पेड होगा ना. This is the answer. You don't have to make those 12 lines of that schedule and then calculate this. 6th और 7th year के बीच में कितना EMI पे किया? 12 EMIs. 12 into the EMI, the PMT basically is your total amount paid. यहां जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और यहां जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, वो डिफरेंस जो हुआ, दैट मस्ट बी द टोटल ऑफ प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग दैट ईयर. यहां इतना लोन बाकी है, यहां इतना लोन बाकी है, जो डिफरेंस है वही तो लोन चुकाया होगा, तभी तो आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस चेंज हुआ है. आंसर्स बताओ. कितना? 15152. 15,152 इज द प्रिंसिपल रीपेड. ये दोनों प्रिंसिपल निकालना, माइनस करना, आ जाएगा आंसर. टोटल EMI कितना हुआ? 4251 क्या था? 4251.21 इंटू 12. 51,014.52 is the total EMI you paid in a year. 4251.21 into 12. उसमें से प्रिंसिपल रीपे हुआ 15,152.8. सो इंटरेस्ट रीपेड कितना हुआ? सो द इंटरेस्ट इज 35,000. सोच के देखो, 50,000 का EMI पे कर रहे हो 50,000 का, उसमें से 70% खाली इंटरेस्ट में चला गया अपना. खाली 30% प्रिंसिपल रीपे हुआ है. क्यों? स्टार्टिंग ईयर्स है ना.
जब वो 17th ईयर 18th ईयर में जाओगे तो देखना वो स्वैप हो जाएगा. इंटरेस्ट पोर्शन बहुत छोटा बिकॉज प्रिंसिपल गिर गया है और प्रिंसिपल रीपेड पोर्शन विल बी मच हायर. You look at the tax and all those implications and उसके basis पे we take a call whether to prepay or not. But you have to again वो सब personal finance ये सब चीज़ portfolio में सीखेंगे कि personal finance and all that मतलब ये सब सीखने का है. You have to plan your finances and your this thing. 20 years 30 years का home loan है कितना जल्दी पे कर सकते हो. Lifestyle जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए. You shouldn't increase your lifestyle. Your bonus is not supposed to be कि whatever is the bonus is going to be on gadgets and फॉरेन ट्रिप्स एंड ऑल. I've seen people साल का एक डोमेस्टिक ट्रिप, एक इंडिया का ट्रिप, एक फॉरेन ट्रिप तो करना ही है. दैट्स स्टूपिड लॉजिक. यू डिसाइड योर फाइनेंशियल प्लान्स एंड ऑल एंड बेस्ड ऑन दैट यू वर्क इट आउट. बोलो फॉलोइंग द आइडिया. बोलो क्या कुछ पूछ रहे थे तुम. सो जैसे यहाँ पे 7th ईयर लिखा हुआ है तो हाँ. हम लोग हमेशा ऐसे ही 7th ईयर इज 6 to 7. हाँ वो समझ गया. तो जैसे ये 7th ईयर है तो वो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि एंड ऑफ 7th ईयर है. नहीं, इसमें तो एंड और बिगिनिंग कुछ अज्यूम ही नहीं किया. 7th ईयर इज 6 to 7. Y6 इज एंड ऑफ 6th ईयर, बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर. 7 इज एंड ऑफ 7th ईयर, बिगिनिंग ऑफ 8th ईयर. मैंने 7th ईयर बोला है. 0 to 1 is first year, 1 to 2 is second year. और मैं प्रिंसिपल रीपेड एंड इंटरेस्ट इज फॉर अ पीरियड नॉट एट अ टाइम. एट 7 इज एट अ टाइम. मैंने ड्यूरेशन बोला. एट अ टाइम में प्रिंसिपल रीपेड कैसे हो सकता है? एट अ टाइम प्रिंसिपल रीपेड इज फॉर अ पीरियड. अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम, मैं ये बोल सकता हूं कि व्हाट इज द लोन आउटस्टैंडिंग एट Y7. आई कांट से व्हाट इज द लोन रीपेड ड्यूरिंग Y7. ड्यूरिंग Y, ये तो ड्यूरिंग हो गया ना, ये एट हो गया बच्चा. बोलो क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड?